बस्ती सुरक्षा मंच जो है एक प्लेटफॉर्म है और जिसमें हमने जो बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ मिलके बनाया है। और इसका जो पूरा जो काम है वो बस्ती के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बस्ती के जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, जो हम जिनको वॉलेंटियर बोल के ऐसे नकारात्मक करते हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली कि बस्ती के उन लोगों को साथ ही मिलके बस्ती सुरक्षा मंच बनाया है। और उसमें मेरा जो काम है वो बस्ती के लोगों के लाइवलीहुड पे और जो एविक्शन वाला जो पूरा काम होता है हाउसिंग पे, उस पे है पूरा। और ये काम आप कब से कर रहे हैं? मैं ये काम तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गया मेरा। और बस्ती सुरक्षा मंच में? बस्ती सुरक्षा मंच ऐज़ा हमने 2017 में शुरू किया था। बस्ती सुरक्षा मंच का जो काम था वो बेसिकली क्या था कि जब हम फर्स्ट वेव में काम कर रहे थे, तब हमारे पास जो दिल्ली के अंदर 53 बस्तियां हैं जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी जो बस्ती सुरक्षा मंच के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग थे, जिनका हमारे पास एक्चुअल में पूरा पता है कि कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, वेस्ट पिकर लोग कौन है, उनका काम क्या है। क्योंकि वेस्ट पिकर में भी 2-3 कैटेगरी है, वो भी हमें पता था कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है। या उन बस्ती में रहने वाले जो घर खाता कामगार महिलाएं हैं, या तो जो घरों में जाके साफ़ सफाई का काम करती वो महिलाएं, तो वैसे भी लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हमने फर्स्ट वेव में जब काम किया था तो हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने हमारे पास जो काम था उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हम सिर्फ वेस्ट स्पीकरों के लिए कर पा रहे थे, या तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट वेव में हमें ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलीफ़ की ज़रूरत है, और उन तक रिलीफ़ पहुंचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो कि हमें दिल्ली रिलीफ़ कोऑर्डिनेटर के नाम से मिला। ताकि और उस प्लेटफॉर्म के मिलने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर सकें। वो लिस्ट बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था, क्योंकि हम लोगों ने जो कोविड था वो 2000 के बाद आया है, और उससे पहले जो हम लोगों ने क्या करा कि बस्तियों के अंदर हम लोग खुद जो बीएसएम बनाने का मेन मोटिवेशन यही था कि संस्था के नाम से हम लोग, मैंने काफ़ी संस्थाओं के साथ काम किया। होता क्या था कि आपका प्रोजेक्ट ख़त्म, संस्था ही ख़त्म। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इसे संस्था ना बनाएं, हम इसको एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि हम जिस मुद्दे पे भी काम करें उस मुद्दे पे हम रुक के, और जब तक उसका रिज़ल्ट सही नहीं आता उसमें काम कैसे किया जा सकता है, तो उसी के लिए हम लोगों ने बस्ती सुरक्षा मंच बनाया। तो बस्ती सुरक्षा मंच जब से बना है, हमने तब से क्या करा कि जो लोकल लोग हैं उन लोगों को थोड़ा एक्टिव करा है और ज़्यादा, चाहे वर्कशॉप के माध्यम से या लीगल सपोर्ट के माध्यम से, या उनको कैसे अपने अधिकार मिलेंगे और बस्ती में रहने का उन पे क्या अधिकार है, बस्ती के लोगों के प्रति उनका क्या अधिकार है, और लोग कैसे अपने अधिकारों को, जिनको उन तक उनकी अधिकार पहुंचाना है, उनको कैसे पकड़ना, उसको लेके हम लोगों ने काफ़ी सारी वर्कशॉप और काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम करा, जिससे हमारी हर बस्ती में तकरीबन 5 से 7 लोग ऐसे थे जो खुद अपने आप में एक बीएसएम थे। वो लोग क्या करते थे, खुद उन लोगों के पास लिस्ट मौजूद था, और वो लोग उस बस्ती में होने के वजह से जो लिस्ट जो बनाने का प्रक्रिया था बहुत आसानी से होता था, क्योंकि उस बस्ती के लोग होने की वजह से उनको सबसे ज़्यादा पता ये रहता था कि कौन सी परिवार में सबसे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है और कौन से लोग नीडी हैं। तो इस वजह से उन लोगों के माध्यम से वो जो पूरा लिस्ट है वो सही तरीके से बन जाता था, और फिर उस लिस्ट को जो बनाने के बाद वो व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास आता था, और हम उसको शकील भाई के थ्रू, उस्मान भाई जो दिल्ली रिलीफ कोऑर्डिनेटर में काम कर रहे थे, हम उन तक पहुंचाते थे। देखिए, बीएसएम का सिर्फ यही काम नहीं था कि वो रिलीफ करना, साथों साथ हम लोग ये भी कर रहे थे कि लोगों को बता रहे थे कि बीमारी क्या है, बीमारी से बचने का तरीका क्या है, और बीमारी से कैसे बचा जा सके। जो हम खुद लोगों को अवेयर कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भी अवेयरनेस को पूरा नहीं कर रहे थे, उसके गाइडलाइन को नहीं मान रहे थे। जो राशन बांटने का जो पूरा प्रक्रिया था वो पूरा अलग था हमारा। हमने क्या करा था कि जो लिस्ट हमारे पास आता था, लिस्ट के साथ साथ हम लोग कूपन भी बांट देते थे। और हम लोगों ने ये चीज़ भी बना के रखा था कि जब हमारी राशन की गाड़ी आती थी, हम 100 लोगों का राशन जब था, ऐसा नहीं था कि हम एक साथ 100 लोगों को बुलाते थे।
तो उसके लिए हम लोगों ने सर्कल बाय सर्कल, जैसे सरकार कह रहे थे 2 गज की दूरी माँ से ज़रूरी, या हमने उस तरीके से पूरा एक 10 लोगों का एक हमने 10 गोला बनाया और एक टेबल रखा। और टेबल में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को जो बेनिफिशियरी होते थे राशन लेने वाले वो आते थे, अपना कूपन रखते थे, हम कूपन नंबर देख के अपने पास जो लिस्ट था उससे वेरीफाई करते थे कि ये परिवार आ गया है। फिर हम लोग वो जो गोले में राशन रखते थे वो लोग आए और उससे वो राशन उठा के ले जाते थे। तो इस तरीके से हमने उनको भी अपने से दूर रखा और हम भी उनसे दूर रहें, जिस वजह से हमें कभी भी कोविड का हुआ नहीं। और उसके साथ जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे मास्क है या सैनिटाइज़र है या सब थे, वो उसको पूरा हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको भी फॉलो कर रहे थे। और यहाँ तक कि जितने लोगों के पास से डिमांड था एज आ राशन के बाद कि किसी को सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, किसी को मास्क की ज़रूरत है, वो भी हम उसके साथ लोगों को दे रहे थे। या कहीं से ऐसा था कि किनको काफ़ी ऐसे लोग थे घरों में जो वृद्ध लोग थे जिनको हगिस की ज़रूरत थी, जिनके पास उस टाइम हगिस नहीं होता था, तो उन तक हम लोगों ने हगिस भी राशन किट के साथ दिया है। देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा यही करते थे कि फर्स्ट वेव से हमने बहुत कुछ सीख लिया था पहले, कि कौन कौन सा जगह और कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट वेव ने हमने तो काफ़ी अलग तरीके से काम किया, लेकिन वो हम लोगों को थोड़ा सीखने को मिल गया था तब। तो हम लोगों ने बस्ती के लोगों के साथ मिलके हमने कुछ पार्क, कुछ जगह हमने डिसाइड किया था कि यहाँ हम राशन बांट सकते हैं, जो कि अच्छी तरीके से बँट भी जाएगा। तो उसका पूरा मैपिंग हमने कर लिया था। और उसके बाद क्या था कि सेकेंड वेव में हमने काफ़ी जो फ्रंट वर्कर में जो लोग थे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए या पुलिस हो गए या उनको भी हमने साथ जोड़ा था, ताकि हमें रिलीफ के काम करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि रिलीफ के काम में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था कि कहीं पे भी आप अगर रिलीफ का काम करने जाते थे, आपके पास जब बेनिफिशियरी थे उनसे ज़्यादा लोग आ जाते थे, तो उसका भी हमें ख्याल रखना था। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादातर पार्कों को इन सब एरिया को सुना जो खुले मैदान उस कम्युनिटी से बहुत नज़दीक है। तो वहाँ हम लोगों ने इस तरीके से गोला बनाया, लोगों को राशन दिया और लोग राशन लेके गए। और हमने प्रशासन का भी थोड़ा बहुत साथ लिया है, क्योंकि ताकि ज़्यादा लोग ना आ जाए। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि हम खुद नहीं बता सकते थे किसको सबसे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है और कौन लोग ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत नहीं था। क्योंकि उस टाइम ये था कि जो भी आ रहा है कह रहा है कि मेरे घर में खाने नहीं है, हमें भी राशन दो। तो उसका भी हम लोग खासकर ध्यान रखते थे। और उसमें प्रशासन को हम लोगों ने इसलिए जोड़ा था ताकि भीड़ एकदम से ना आए। और हमारा क्या था कि हम जहाँ भी राशन बांटते थे, हमारे साथ 2 वॉलेंटियर वो होते जो लिस्ट के रिगार्डिंग लोगों को फ़ोन करके बुला रहे थे। 10 लोग जाने के बाद ही 10 लोगों को हम बुला रहे थे। तो ऐसा हमने पूरा उस रिलीफ का काम को किया है। पुराने रिश्ते तो मुझे समझ में आया कि अगर वो पुराना रिश्ता नहीं होता तो हम लोग ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे। जिस तरीके से सरकार का जो पूरा जो एडवर्टाइजिंग था वो ये था कि अगर किसी को कोविड है तो सरकार का ये था कि उनको पता चला तो वो ऐसे लगता था कि वही बदमाश है जो पूरे कोविड फैला रहा है। उनके वहाँ पे गाड़ी भेज देना, उनको मुजरिम की तरह पैक करके ले जाना, तो वो बड़ा दिक्कत था। लेकिन बस्तियों में ऐसा था कि अगर किसी को कोई परेशानी था तो वो इजीली हम तक पहुंचा बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे साथ इतने साल से काम कर रहे हैं। जो लोग डरे हुए थे हॉस्पिटल में जाने आने से और सब डर रहे थे, तो हम लोगों ने उस दौरान करा कि एक पूरा लिस्ट बनाया जिसमें हम लोगों ने करीबन 44 कुछ महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट थी, उनका हम लोगों ने एक लिस्ट बना के रखा। और लोकल जो महिलाएं वॉलंटियर थी बीएसएम की, उनको उनके साथ कनेक्ट करके रखा था, ताकि किसी भी महिला को कभी अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती थी तो हम उनको गाड़ी पहुंचाते थे। यहाँ तक कि हमारा लोकल वॉलंटियर उनके साथ हॉस्पिटल तक भी जाते थे और हम लोग उनका आरटीपीसीआर भी करा देते थे। इतना विश्वास था लोगों का कि ये लोग हमें अच्छी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे। और उसमें क्या था कि जो हम लोगों को जो परमिशन जो हमें ले लिया था हमने, उससे हमारी गाड़ी आने जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो काफ़ी जो साथी उस टाइम थे जिनको काम की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने उन तक ये एम्बुलेंस के, उनकी गाड़ी एम्बुलेंस तो नहीं थी लेकिन हमने उनका गाड़ी को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल भी किया था। हाँ, उसमें क्या था कि जैसे बस्ती सुरक्षा मंच जो काम कर रहे थे सिर्फ लाइवलीहुड में काम कर रही थी, या तो उनका किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी में जो इन सब में काम कर रहे थे। लेकिन क्या होता कि जब हम भाई बस्ती में काम करते, बस्ती में हज़ारों चुनौतियाँ आ जाती है
किसी के लड़कियों को या तो ड्राइविंग सीखना है क्योंकि उनके आगे पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है, किसी को कुकिंग सीखना है या तो किसी को सिलाई सीखना है, तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जब दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ में जुड़े हम, तो हमें पता चला कि कुछ संस्थाएं हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करती हैं, या कुछ संस्थाएं हैं जो लीगल पे काम कर सकते हैं। तो किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनको उनके साथ जोड़ देते थे, या तो कोई बच्चों पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते, तो हम उन संस्थाओं के साथ मिलकर अभी भी जो एजुकेशन के लेवल के काम होता है, हम उन संस्थाओं को बोल देते हैं कि आप इनके लिए ये ज़रूरत है, आप इनके साथ थोड़ा देख लीजिए। तो हम इस तरीके से एक मतलब वो जो जुड़ाव था दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ का, वो अब तक है हम संस्थाओं को, क्योंकि उस दौरान हमें ये भी पता था कि सीफार क्या क्या काम करती है, या पावर जो संस्था है वो क्या क्या काम करती है, या जो IHSS है उसको हम उसके साथ मिलके क्या काम कर सकते हैं। तो उससे क्या था कि हम लोगों का काम का स्कोप भी थोड़ा बढ़ गया, और दूसरे संस्थाओं के साथ मिलके हम और अच्छी तरीके से रिलीफ का हो या उनके बच्चों के एजुकेशन पे हो, हर चीज़ में हम काम कर पा रहे हैं अभी और अच्छे तरीके से। अकेले में काम करने में जो दिक्कतें थी वो ये था कि हमको ही सब कुछ करना पड़ रहा था। बेनिफिशरी हो या तो उनका लिस्ट बनाना हो, फिर राशन का पूरा जमा करना हो कि राशन कहाँ से आएगा और राशन किस तरीके से जब फंड जमा करना हो, तो वो पूरे काम में एक तरफ से क्या था कि वो सारा काम BSM कर रहा था। और दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ के साथ जुड़ के ये था कि हम एक टेंशन से थोड़ा अलग थे कि फ़ंड जमा करना, किट बनाना, राशन पहुंचाना। उसमें सिर्फ हमारा ये हुआ कि हम लोग थोड़ा डिवाइड होकर काम करने लगे, कि हम लोगों ने लिस्ट में आया हमारे पास, थोड़ा हमने वेरीफाई किया, हमने शकील तक पहुंचाया, शकील ने दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ तक पहुंचाया, जिससे राशन का जो पूरा जो कैंपेन था, पहले क्या था कि सिंगल में हम लोग काम कर रहे थे, जैसे हमारे पास एक परिवार का भी आ रहा था तो एक परिवार तक पहुंचने में हमें 2-3 दिन लग रहे थे। लेकिन दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ के साथ जुड़ने के साथ ये फ़ायदा हुआ था हमारा, और जो हमें सीखने को मिला कि एक टीम बन के जो काम करने का जो असर होए वो कितना सही है, वो हमें दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ के साथ जुड़ के लगा। क्योंकि जो राशन का जो पूरा डिमांड था, हम लोगों ने कभी भी उनको जब राशन का जब हमारे पास चाहे 200 लोगों का लिस्ट है चाहे 100 लोगों का लिस्ट है, हम जब भी देते थे 1 से 2 दिन के अंदर वो राशन भी आ जाता था। और यहाँ तक कि नहीं कि राशन मेरे तक पहुँच रहा है, क्योंकि जब हम लोग को फर्स्ट वेव में काम करे तो राशन के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट था, सीमापुरी। लेकिन दिल्ली कोऑर्डिनेटर रिलीफ के साथ क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक वो राशन पहुंच रहा था, क्योंकि डायरेक्ट हम उन बस्तियों में राशन पहुंचा रहे थे। तो वो एक जो पूरा सिस्टम था वो इसलिए था क्योंकि हम लोग एक टीम वर्क के साथ और टीम के तरीके से काम कर रहे थे। जब फर्स्ट वेव में ऐसा था कि फ़र्स्ट वेव में हमें कुछ 83 परिवारों को राशन देना था, और जैसे ही मैं राशन की गाड़ी के साथ पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस वाले का जो बैरिकेड था वो लगा हुआ था। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं। तो मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया, और मैंने उनको जो फर्स्ट वेव में भी सरकार ने बोला ऑनलाइन आप ले लीजिए, आप किस रिलीफ में काम करेंगे, तो उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास। तो मैंने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप नॉर्थ ईस्ट में काम कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में काम नहीं कर सकते, आपको जो ये है आप वहाँ करिए, यहाँ मत करिए। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मेरी जो पूरा राशन का गाड़ी और मुझे ले आके थाने में बैठा दिया। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। फिर मैंने लोकल जो संस्थाएं थी तो उनसे बात किया, जो सेकेंड वेव में जो हमारे साथ संस्थाएं थी जुड़े हुए थे, तो हमने लोकल संस्थाओं को उसको जोड़ के फिर उन लोगों ने SHO से बात किया, फिर SHO ने फिर हमें छोड़ा। लेकिन SHO का सख्त बर्ताव ये था कि आइंदा अगर आप आएंगे आप खुद मत आइए, जो आपके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो लोग काम करते हैं आप उनसे कराइए, क्योंकि ये बीमारी का माहौल है, क्या पता आपको हो जाए या आपसे दूसरों को हो जाए। तो उसमें क्या था कि रिलीफ वर्क में काफ़ी संस्थाएं थी जो नॉर्थ वेस्ट में काम कर रहे थे, तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट वाले से बात करके पूरा रिलीफ का काम उनके साथ जैसे कर रहे थे। अगर उनको नॉर्थ ईस्ट में काम करना था और नॉर्थ ईस्ट उस एरिया मेरे एरिया से नज़दीक था, तो उनका जो रिलीफ का काम मैं उधर कर रहा था। तो इस तरीके से एक टीम के साथ जुड़ के हम लोगों ने काम को आसानी से किया था। मैं जब 2002 या 2003 में जब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं थी। मैं खुद चौथी तक ही पढ़ा और चौथी का पहला ही एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही नौकरी था ना कुछ था।
तो मैंने भी सोचा अब क्या करें कि एक ही स्किल बचा, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में रहता था और अभी भी रहता हूँ उस कम्युनिटी में टोटल वेस्ट व्हीकल लोग ही रहते हैं सीमापुरी में। तो मैंने सोचा क्यों ना यही काम किया जाए। तो मैं एक दिन काम से आ रहा था और जैसे ही मैं अपने बस्ती में पहुंचा तो वहाँ पे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए गाड़ी लगी हुई थी। तो उन लोगों ने मेरे को भी पकड़ा और पकड़ के गाड़ी में बैठाया और मुझे लेके चले गए सीलमपुर, क्योंकि उनका वो एक पॉइंट था जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे भी लोगों को पकड़ते सीलमपुर में रखते थे। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात किया कि भाई मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। मैंने उनसे 2-4 बार बात किया तो उन्होंने उस दौरान मुझे मारा भी है, मारा पीटा है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने आँखों के सामने देख रहा था कि बहुत, सिर्फ मेरे से नहीं, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोगों को दिक्कतें हुई। फिर मेरे पापा आए, मेरे पापा उन लोगों से बात किया, मेरे स्कूल का आई कार्ड, मेरा जन्म सर्टिफिकेट सब कुछ उन्होंने दिखाया, यहाँ तक कि हमारे जो गांव के ज़मीन है उनके कागज़ भी दिखाया। तो फिर भी उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये सर को आने दो, वो सर को आने दो, वो सर को आने दो। वो पूरे दिन चलता रहा, शाम तक चलता रहा। लेकिन मेरे पापा को कई बार अप डाउन करा। फिर उन्होंने पैसे की डिमांड करा कि आपके बच्चे को छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें पैसे दीजिए। तो उस टाइम कुछ मेरे पापा ने उन्हें पैसे दिया। तो पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। फिर मैं अपने घर चला गया। फिर उसके बाद मुझे ये सारे जो चीज़ें थी, जो एक नया चीज़ मैंने देखा कि बस्ती के लोगों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। तो उस दौरान मैंने क्या देखा, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, जब भी लोगों को पकड़ के ले आ रहे थे मुझे यही लग रहा था कि वो फिर मेरे को ही ले आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मुझे पुलिस वाले ने पीटा और सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद। तो वहीं से मेरा जो संस्था के कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि मेरे मन में पहले क्या था कि मैं इनसे बदला लूँगा, ये जब मेरे बस्ती में आएंगे तो इन्होंने जितना मुझे मारा मैं इनको मारूंगा। लेकिन हुआ क्या था कि फिर वो आए दिन आते थे और भी लोगों को उठा के ले आते थे। तो एक को मारना कोई सजेशन नहीं था कि आप उसको मारें। तो फिर उसके बाद मैं अलग अलग संस्थाओं को ढूंढा। फिर मेरे मुलाकात ITO में एक संस्था के साथ हुआ। उस संस्था के साथ मिलके मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई में जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि हर बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं होता है। इंडिया का एक पार्ट जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ के लोग बांग्ला भाषी होते हैं। तो आप बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोल के नहीं पकड़ सकते हैं। तो वो पहली मेरी एंट्री थी और वहीं से मैंने अपना जो जर्नी था एक संस्था के साथ जुड़ने का, वहीं से शुरू हुआ। और जो मेरा जो सीखना पढ़ना और सब कुछ मैंने संस्थाओं के बीच रह के सीखा है और उनके साथ बैठ के पढ़ना, सब कुछ वहीं से सीखा है मैंने। सरकार का मोटिव होता है कि आप राशन पहुंचा दो। अब राशन कितना मिल रहा है लोगों को, कहाँ तक मिल रहा है, वो कभी उन्होंने नहीं करा। और जो खाना बांटने का जो पूरा प्रक्रिया था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोविड, मैं सिर्फ सुनता था कि लॉकडाउन होता है, लेकिन लॉकडाउन क्या होता था मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे खाना लेने के लिए लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए थे और लोगों को जो खाना का मात्रा मिल रहा था, जो इस घर में 6 लोग थे उनको इतना ही खाना मिल रहा था कि 2 ही लोग खा पाएँ। उनसे उल्टा ये कहा जा रहा था कि आप इतना खाना किसके लिए ले आ रहे हो। जब लोग कह रहे थे कि हमारे घर में 7 लोग हैं, वो मान नहीं रहे थे, कह रहे नहीं आप इतना खाना ले आए। तो उनको 2 लोगों का खाना या 3 लोगों का खाना मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या था कि सरकार को जब पूरा पता है कि किस घर में कितने लोग हैं, किस घर में कितने लोग हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड तक मौजूद है, डाटा सारे हैं, फिर भी सरकार ने पूरा मतलब अपने तरीके से राशन स्कूलों में पहुंचा दिया। और स्कूल 1.5 2 किलोमीटर दूर है। स्कूल तक जाने के लिए 3 बैरिकेड जैसे लगा दिए गए हैं। लोगों के घर से 3 बैरिकेड में लोग जा रहे हैं, तो पुलिस वाले को बोल के जा रहे हैं कि भाई हम खाना लेने के लिए, हमारे घर में टिफ़िन है। कहीं से प्रशासन उन्हें मार के भगा रही है, कहीं से लोग उन्हें खदेड़ रहे हैं कि आप बार बाहर जा रहे हैं, बीमारी का माहौल है, ऐसे बीमारी चल रहा है। लोग भूख के मारे घर में भी नहीं बैठ रहे थे, जहाँ खाना था वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहे थे। तो इस पूरे उसमें सरकार को खुद को एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना था कि किस तरीके से लोगों को खाना मिले, क्योंकि सरकार को खुद पता है कि कौन सी बस्ती कहाँ है, क्योंकि जो खाना लेने पहुंचेगा बस्ती के लोग ही पहुंचेंगे। क्यों नहीं, वो आपको लगता है कि सरकार जानती है कि बस्तियां कहाँ हैं? बिल्कुल जानती है, क्योंकि सरकार अगर नहीं जानती थी तो उस बस्तियों तक बुलडोजर कैसे पहुंच रहा है। सरकार जानती है तभी बुलडोजर वहां तक पहुंच रहा है। सरकार जानते है तभी सरकार कहती है कि वोट कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता बस्ती सबसे ज़्यादा प्रचार बस्तियों में करती हैं, क्योंकि अदर जगह में उतना प्रचार नहीं हो पाता। कि बस्तियों में ज़्यादा प्रचार होता है, क्योंकि उनको ये पता है कि एक घर से हमें 15 वोट मिलना है।
हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था वो ये था कि सरकार का जो पूरा था कि वो जो बस्ती था, बस्ती से बहुत दूर खाना बांट रहे थे। हम लोगों ने क्या देखा कि उस दौरान 4000 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आ रहे थे जिनके पास खाना पहुंच ही नहीं रहा था। और वो लोग थे कि विंदी वर्कर थे, या तो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाले थे, या तो झिल्ली वाले लोग थे, जो लोगों के पास बर्तन तक नहीं है खाना खाने के लिए। क्योंकि वो लोग क्या था कि उन लोग एक कम्युनिटी किचन होता था जहाँ पे वो लोग हर हफ्ते का पैसा देते थे, हर हफ्ता खाना खाते थे, तो वो तक बंद हो गया था। क्योंकि उन कम्युनिटी किचन वालों को लगता था कि इनके पास आमदनी नहीं है, अब ये लोग हमें पैसे कहाँ से देंगे और हम इनको खाना कहाँ से खिलाएंगे, तो वो तक बंद था। तो हम लोगों ने उन लोगों का लिस्ट बनाया, उन गलियों में हमने वॉलेंटियरों को जोड़ा जिस गली में लोगों को खाना चाहिए था, और हम लोग हर दिन हर गली में उनके दरवाजे तक खाना पहुंचाया था। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि उस टाइम जो प्रशासन का जो पूरा तरीका था वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि जिसको भी मारा वो इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल ही जाना पड़ा या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता। वो डर ऐसा था कि लोग खाने तक भी नहीं पहुंच रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने गलियों तक खाना पहुंचाया, और इसलिए गली तक पहुंचाया क्योंकि एक गली में अगर 50 घर है तो 50 घर तक जिनको ज़रूरत था वो आके खाना ज़रूर लिए हमसे। और जो बिंदी वर्कर थे और जो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, जो जिनका एक जगह होता था, क्योंकि जो रिक्शा पुलर होते थे वो एक ही जगह रहते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट बनाया था कि सीमापुरी के अंदर 7-8 रिक्शा पुलर जगह है जहाँ पे रिक्शा पुलर लोग रहते थे। उन तक हम लोग खाना पहुँचा रहे थे। हम 7 लोग 7 बाइकों में निकल रहे थे। तो वो पूरा हम लोगों ने डिज़ाइन किया था क्योंकि वो लोग नहीं आ पा रहे थे जहाँ पे खाना की पहुँच थी। हमने लोगों को उनकी बस्ती के साथ जहाँ पे कम्युनिटी किचन होना चाहिए था हमने वहाँ बनाया और लोगों को वहाँ खाना दिया। तो इस तरीके से हमने सीमापुरी में 4 पॉइंट बनाया था। एक एफ ब्लॉक में था, एक ई ब्लॉक में था, और एक ईदगाह में था, और एक जो पूरा अलग था वो जो दिल्ली के अंदर जो रिक्शा पुलर सीमापुरी के अंदर जो रिक्शा पुलर जहाँ जहाँ रहते थे, एक टीम हमारी पूरा रिक्शा पुलर को कवर करता था, एक टीम हमारी थी जो बिंदी वर्करों को पूरा कर रहे थे, और 2 टीम थी जो बस्ती के लोगों को राशन दे रहे थे। तो इस तरीके से हमने पूरा जो हमने डिज़ाइन कर दिया था कि कौन आदमी कौन सा काम करेगा। तो जिस वजह से हम लोगों को खाना बांटने में भी आसानी हुई और ड्राई राशन बांटने में भी आसानी हुई। ये बहुत अच्छी तरीके से हो पाया। हाँ, मैं तो बस एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो नेटवर्क के साथ जुड़ के जो हम लोगों को सीखने मिला कि नेटवर्क ने जो एक मोती था वो अलग अलग था। नेटवर्क ने उस पूरे मोती को एक माला का रूप दिया जिससे हम लोग सब जुड़ गए। और आज क्योंकि कोविड जाने के बाद भी आज पूरे जो हम जितने लोग जुड़ के काम कर रहे थे उस टाइम एक्टिव होके, तो आज भी हम वो एक्टिव होके वो काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली जो रिलीफ कलेक्टिव था तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। क्योंकि हमें यही लगता कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग बात कर रहे थे हम लोग। क्योंकि जुड़ाव होने के बाद और उनके साथ जुड़ के जो हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला कि किस तरीके से एक साथ जुड़ के काम किया जा सकता है, और हर चुनौतियों से लड़ने का एक ही जगह है, एकजुट होना।